डेट है 17 मार्च। हमारे PYQ हमने 13 मार्च को एक न्यूज़ कवर की थी। ब्रुसेल्स डोनर समिट लास्ट ईयर 2024 में सीरिया में गवर्नमेंट थी बशर अल असद की। वो गवर्नमेंट ना अब हट गई और वहाँ पे ना एक पीसफुल ट्रांजिशन चाहिए नई गवर्नमेंट के लिए। उसको यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उन्होंने शुरू किया है ब्रुसेल्स डोनर समिट। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही हमने ये भी देखा था सीरिया का मैप। सीरिया की कैपिटल आती है दमस्कस एंड उनकी एक फेमस सिटी है जिसका नाम है अलेप्पो। सीरिया के जस्ट टॉप पे आता है नॉर्थ में टर्की, ईस्ट में आता है इराक, साउथ में आता है जॉर्डन और साउथ वेस्ट में आता है लेबनान, इज़राइल एंड यहाँ पे आता है गोलन हाइट्स। सीरिया की बाउंड्री लगती है मेडिटेरियन सी से। और हम देखते 2015, 2017 एंड 19 यूपी सिन्हा सीरिया पे 3 बार क्वेश्चन पूछे और तीनों क्वेश्चन की लिंक करती है मेडिटेरियन सी से। 2015 का क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरियन सी। हमारे पास ऑप्शन है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान एंड इज़राइल। सीरिया तो ओपन करती है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इज़राइल भी ओपन करती है, इज़राइल भी हट जाएगा। अगर हम ऊपर का मैप देखते हैं हमें लेबनान भी दिखता है, तो लेबनान भी हट जाएगा। इसका मतलब मेडिटेरियन सी की बाउंड्री जॉर्डन से नहीं लगती और हो सके यहाँ से अगला क्वेश्चन प्री का बन जाए। फिर 2017 की प्रीलिम में सिमिलर क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज। इसमें भी ऑप्शन देखिए, फर्स्ट आता है जॉर्डन। अगर हमने 2015 का क्वेश्चन देखा उसमें अगर जॉर्डन हट जाता है, हमारा ऑप्शन अगर हमें जॉर्डन मिलता है तो यहाँ पे ना देखते हम जॉर्डन हटा देंगे। फिर इराक, लेबनान, सीरिया, हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। हम ना यहाँ से जॉर्डन को हटा देंगे तो हमारा ना ऑप्शन ए हट जाता है, हमारा ऑप्शन डी हट जाता है। कुछ भी हो जाए, लेबनान एंड सीरिया ये दोनों ऑप्शन 2015 की प्रीलिम में थे, तो 3 एंड 4 ये तो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है सी। इराक की बॉर्डर वहाँ पे लगती नहीं है मेडिटेरियन सी से, यह है यहाँ पे इराक जो ना सीरिया के ईस्ट में आता है। फिर 2019 की प्रीलिम में सेम क्वेश्चन आया था, थोड़ा चेंज करके। यहाँ पे कुछ सी के नाम है एंड यहाँ पे आते हैं बॉर्डरिंग कंट्री। फर्स्ट आता है एडिट्रिक सी, क्या ये अल्बेनिया से लगता है? सेकंड आता है ब्लैक सी, क्या ये क्रोएशिया से लगता है? थर्ड आता है कैस्पियन सी, क्या ये कजाकिस्तान से लगता है? फोर आता है मेडिटेरियन सी, क्या ये मोरक्को से लगता है? फिफ्थ आता है रेड सी, क्या ये सीरिया से लगता है? हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्टली मैच पेयर। हमने 2 बार सीरिया का PYQ किया और रेड सी थोड़ी लगता है, ये तो मेडिटेरियन सी लगता है। हमारा ना स्टेटमेंट 5 हट जाता है, तो देखते ही हमारे ऑप्शन में से सी एंड डी हट जाते हैं। स्टेटमेंट ऐसे बनाए गए कि हमारे 2 तो हट गए। हम ऑप्शन में देखते हैं, हमारा ना 1 नंबर बिल्कुल सही है, एड्रेटिक सी जो ना अल्बेनिया से लगता है, और 4 भी सही है, मेडिटेरियन सी जिसको लगता है मोरक्को। हमें ना बस ढूंढना है ब्लैक सी
एंड कैस्पियन सी। क्या ब्लैक सी की बॉर्डर क्रोएशिया से लगती है एंड कैस्पियन सी की बॉर्डर कजाकिस्तान से लगती है? दोनों में से ना बिल्कुल मतलब एक ही आंसर सही होना चाहिए। आप ना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोनों में कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? हमारे लिए मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैंने उठाया है दृष्टि आईएएस के एक होम पेज से, वेबसाइट से, जहाँ पे मैंने सर्च किया था बॉर्डर अटैचिंग मेडिटेरेनियन सी कंट्री, कौन सी कंट्री लगती है भूमध्य सागर से? तो अफ्रीकन कंट्री लगती है मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिस, लीबिया, इजिप्ट। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है मते मेरे एक दोस्त का नाम है, तो ना मैंने याद करने के लिए उसको आगे यली जोड़ दिया है, MATLE, मतलब मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। ये ना अफ्रीकन कंट्री लगती है मेडिटेरेनियन सी से। फिर हम यूरोपियन कंट्री देखेंगे, स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस एंड टर्की। ये लगते हैं यूरोपियन सी। फिर लगता है सीरिया, लेबनान एंड इज़राइल। हो सके फिर से यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए। अब आते हैं हमारे आज के डिस्कशन पे। अभी ना हम चलेंगे येमेन। वहाँ पे एक रिबेल ग्रुप है जिसका नाम है हौतीस और जिसको सपोर्ट कर रहा है ईरान। लास्ट ईयर से हमेशा ना जो हौती रिबेल है ये अटैक करते रेड सी पे जितने भी शिप जाते वहाँ पे। एंड येमेन की कैपिटल आती है साना। यहाँ से ना मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है। अभी अमेरिका यहाँ पे ना एयर स्ट्राइक कर रहा है। लास्ट ईयर 2024 के प्रीलिम में क्वेश्चन आया था। क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का था? बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन ना करंट का था। यूपीएससी हर बार यही करती है, अगर कोई टॉपिक चर्चा में चल रहा है यूपीएससी थोड़ा हट के वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेती है। हमारा फोकस पूरा उस टॉपिक पे होता है, लेकिन यूपीएससी थोड़ा हट के जाती है। जैसे रेड सी पे अटैक हमेशा हो रहे, जो शिप वहाँ से जा रहे, हौती रिबेल कर रहे। यूपीएससी ने हौती पे क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने रेड सी पे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन भी ज्योग्राफी के एंगल से पूछा और क्वेश्चन देखते तो कुछ इतना टफ भी नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। रेड सी रिसीव करता है वेरी लिटल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। बात बिल्कुल सही है, बारिश आती है कम आती है, वेरी लिटल है। हमने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा प्रेसिपिटेशन चैप्टर, रेड सी की ज्योग्राफी, वहाँ पे ना प्रेसिपिटेशन काफ़ी कम होता है और जितना भी वाटर आता है वो आता है मेडिटेरेनियन सी से या फिर अरब सी से। तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल सही बन जाता है। हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। हम ना हमारे ऑप्शन में से बी एंड ऑप्शन डी हटा देंगे। सेकंड हमारा स्टेटमेंट कहता है नो वाटर्स एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। इतना बड़ा रेड सी है, एक वाटर रिवर तो होंगी, कुछ ना कुछ तो रिवर होंगी, इनलेट होगा, तो ना ये तो लॉजिकली सॉल्व हो जाता है। इसको हम हटा देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाता है। मतलब जिस टाइम मैंने यूपीएससी प्रीलिम का पेपर दिया मेरे माइंड में यही आया कि ये इसकी डिमांड ये हो सकती है। यूपीएससी प्रीलिम में जब भी क्वेश्चन दिख जाए ना, अगर उसकी डिमांड क्या है, उसका बेस क्या है, अगर वो समझ आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी सिंपल होता है। और यही स्ट्रैटेजी फॉलो करके 23 के प्रीलिम में मुझे GS 1 में आए थे 94 नंबर, जहाँ पे जनरल का कट ऑफ था जस्ट 75। और 24 की प्रीलिम में मुझे आए कम से कम 120 प्लस नंबर। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी होगी। मतलब मैं फॉलो करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है और उसका बेस क्या है, अगर ये दो बात समझ गए तो ना क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी सिंपल होता है।
अब आते इस न्यूज़ की तरफ। हम चलेंगे बेंगलुरु, कर्नाटका। यहाँ पे ना इंडिया का फर्स्ट मतलब वनली वल्चर सेंचुरी आती है, जो लोकेटेड है रमा देवरा बेट्टा में। और यहाँ पे हमें मिलता है इंडियन लॉन्ग बिल वल्चर। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, हमारी इंडिया की वनली वल्चर सेंचुरी कहाँ पे? ये आती है कर्नाटका में, जो प्लेस का नाम है रमा देवरा बेट्टा। हमारा अगला कीवर्ड मिलता है इंडियन लॉन्ग बिल वल्चर। ये स्क्रीनशॉट मैंने किसी एक वेबसाइट से लिया है जिसका नाम है upsccolorfulnotes.com। इंडिया में ना वल्चर 6, 7, 8 टाइप के आते हैं। उनका IUCN का स्टेटस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। 4 जो वल्चर है वो आते हैं क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में। एक आता है वाइट बैक, दूसरा आता है लॉन्ग बिल, जो हमारी आज की न्यूज़ है। थर्ड आता है रेड हेड, फोर्थ आता है स्लेंडर बिल। इंडेंजर कैटेगरी में आता है जिसका नाम है इजिप्शियन वल्चर। और नियर थ्रेटन में 4 आते हैं बियर, सिनारोस, हिमालयन एंड इंडियन ग्रिफॉन। हो सके यहाँ से प्री का क्वेश्चन बने। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। हम अभी है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे। जो स्पेसिक कंपनी है एलन मस्क की, उनका एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक नाम का, जिनके साथ अब काम करना चाहते हैं हमारी 2 कंपनी। एक है भारती एयरटेल, दूसरा है रिलायंस जियो। ये टॉपिक ऑलरेडी हमने 15 फरवरी को कवर किया था, स्टारलिंक सर्विसेज का। इंडिया में या दुनिया में कहीं भी जहाँ पे ना इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है, या उनका टोपोग्राफी अप डाउन है या इशू आती है वहाँ पे, तो ना स्टारलिंक अपने सैटेलाइट के थ्रू वहाँ पे ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। स्टारलिंक के पास लो अर्थ ऑर्बिट में ये आती है लो अर्थ ऑर्बिट, जो ना अप टू 700 या 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। ये इसमें प्लेस करेंगे कम से कम 7000 छोटे मोटे सैटेलाइट। यहाँ से हमारे लिए अगला पॉइंट मिलता है लेटेंसी रेट। ये जितना कम रहेगा ये उतना अच्छा होता है इंटरनेट सर्विसेज में या मोबाइल के कनेक्शन में। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही हो सके GS3 में इसका क्वेश्चन बने। स्टारलिंक प्रोजेक्ट का इंडिया के लिए क्या इशूज है, क्या कंसर्न्स है। अब आते हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से हमारे लिए प्रीलिम में 2-3 पॉइंट कवर होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की एक बुक आती है जिसका नाम है अनहिलेशन ऑफ कास्ट। प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है इस बुक के राइटर कौन है, या यहाँ पे 4 बुक के नाम रहेंगे, सामने 4 राइटर के नाम रहेंगे। हमें पेयर कौन सी करेक्ट है इनकरेक्ट है वो फाइंड करना होगा। हमें ये भी पता है लंदन में ना 1931 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे और तीनों को अटेंड किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। फिर आते हैं एवला स्पीच 1936 पे। इस इवेंट को ना अब पूरे हो रहे 90 ईयर। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। एवला एक महाराष्ट्र का प्लेस है जहाँ पे ना डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में कहा था, मैं ना अब ना अगर मैं हिंदू बन के भी मेरा जन्म हुआ है तो मैं हिंदू बन के मरना नहीं चाहता। तो क्वेश्चन बन सकता है इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में एवला स्पीच किन से रिलेटेड है? डॉक्टर अंबेडकर और बाकी 3 ऑप्शन हो सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की एक बुक आती है जिसका नाम है बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये भी प्रीलिम की लाइन बन सकती है। यहाँ पे हमें 2 कीवर्ड मिले, एक आता है शाक्य, दूसरा आता है कोली। अगर आपने 6th सेंचुरी BC में महाजन पद पढ़े होंगे तो वहाँ पे ना महाजन पद 2 टाइप के आते हैं। एक आता है गण संघ और दूसरा आता है राज्य संघ, मतलब जहाँ पे एक किंग हो। गण संघ के एग्जाम्पल हमें मिलते हैं हिमालय के तराई में, और
जो राज्य आते मतलब वन मोनार्ची वो हमें मिलते गंगा के ट्रिब्यूटरी में, गंगा खोरे में, गंगा वैली में। तो गण संघ मिलते हिमालय की तराई में एंड मोनार्ची मिलते गंगा के वैली में। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है प्री में भी मेंस में भी। और गण संघ के दो एग्जांपल हमें यहाँ से मिलते। एक आता है शाक्य जिनकी कैपिटल थी कपिल वस्तु, जो आता है नेपाल में, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर हमें यहाँ पे दूसरा गण संघ मिलता है जिसका नाम है कोलीय, जिसकी कैपिटल थी रामग्राम, वो भी आता है नेपाल में। यहाँ से भी प्री का क्वेश्चन बन सकता है। और दोनों में ना गण संघ में डिस्प्यूट चलता था एक रिवर पे जिसका नाम है रोहिणी। और जो शाक्य उनमें भगवान बुद्ध का जन्म होता, मतलब भगवान बुद्ध शाक्य कुल के थे। तो यहाँ से भी हमारे लिए एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है। तो हम ना एक प्री का क्वेश्चन करते जो आया था लास्ट ईयर 2024 में। विथ रेफरेंस टू एनिशंट इंडिया, गौतम बुद्ध was generally known by which of the following epithets, मतलब गौतम बुद्ध का किस और नाम से जाना जाता है। फर्स्ट आता है न्यायपुत्र, शाक्य मुनि एंड तथागत। हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। हमने अभी जो इशू कवर किया, न्यूज़ कवर की, वहाँ पे ना हमें शाक्य वर्ड दिखा दिया है, शाक्य, और जिसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इसलिए उनको कहा जाता है शाक्य मुनि। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन ए हट जाता है एंड हमारा ऑप्शन डी हट जाता है। सेकंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है न्यायपुत्र, ये कहा जाता है भगवान महावीर जी को। और थर्ड आता है तथागत, ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। हमारे लिए उपेंद्र सिंह पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से ना हर साल 4 to 5 क्वेश्चन प्रीलिम से आते हैं, मतलब 8 to 10 नंबर उपेंद्र सिंह से कवर होते हैं। दिक्कत की बात है उपेंद्र सिंह की बुक काफ़ी बड़ी है, इसलिए पढ़ना ना पढ़ना ये आप पे डिपेंड है। हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट में ना 2 रिलीजन आते हैं, 2 सेक्ट। एक आता है हीनयान, दूसरा आता है महायान। हीनयान में आते तथागत, तथागत मतलब जैसे आए वैसे गए, तथागत। और महायान में आते बोधिसत्वा। तथागत की फिलोसॉफी क्या होती है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब मैं जा रहा हूँ। तथागत जैसे आए वैसे गए। लेकिन महायान में आता है बोधिसत्व, जिनकी फिलोसॉफी कहती है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, मैं ना अगले लोगों को अपने ज्ञान प्राप्ति में उनको सपोर्ट करूँगा। ये ना बोधिसत्व की व्याख्या है। यहाँ से अगला क्वेश्चन प्रीलिम में बन सकता है। यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है बी 2 and 3। न्यायपुत्र आता है भगवान महावीर से। एक क्वेश्चन डॉक्टर अंबेडकर पे करते हैं जो आया था 2012 की प्रीलिम में। विच ऑफ फॉलोइंग पार्टीज वेयर इस्टेब्लिश बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। स्टेटमेंट फर्स्ट आता है पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। सेकंड आता है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। थर्ड आता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। हमें पता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनवाई थी, जो बनी थी 1936 में। अभी ना इस इवेंट को पूरे हो रहे 90 ईयर, तो हो सके यहाँ से फिर से क्वेश्चन बन जाए। BR अम्बेडकर जिन्होंने बनवाया है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम ना हमारा ऑप्शन ए हटा देंगे। मॉडर्न इंडिया की किताब आती है बुक बिपिन चंद्रा की, जिसमें ये सारे पॉइंट कवर है। सेकंड आता है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये भी डॉक्टर अंबेडकर ने बनवाया था, तो ना हम सी हटा देंगे। अब आते फर्स्ट स्टेटमेंट पे पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया। इसको बनाया था 1948 में, जिसके फाउंडर थे केशव जे दे।
केशव जे दे एंड शंकर राव मोरे। यहाँ से प्री का क्वेश्चन अलग से बन सकता है। ये ना एक मार्क्सवादी पार्टी है, तो ना ये हट जाता है, हमारे लिए यहाँ पे आंसर मिल जाता है। यूपीएससी की पीवाईक्यू करना और हर ऑप्शन में से स्टेटमेंट में से अगला क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं हमारे अगले पीवाईक्यू की तरफ। आपको याद होगा 14 मार्च को हमने एक पीवाईक्यू किया था महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का। हमने देखा था इंडिया में आया था साइमन कमीशन मॉडर्न हिस्ट्री में। साइमन कमीशन का हम सब ने विरोध किया क्योंकि हमारी दिक्कत थी साइमन कमीशन पे एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा आप इंडियन में ना यूनिटी नहीं है और आप उतने कैपेबल नहीं है जो खुद के डिसीजन खुद लो। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ना एक नेहरू कमेटी बनाई थी जिसके लीडर थे चेयरमैन मोतीलाल नेहरू, और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसका नाम आता है नेहरू रिपोर्ट। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने ये तीनों इवेंट पढ़ लिए होंगे। नेहरू रिपोर्ट के कुछ रिकमेंडेशन थे जिसपे ना हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन आया सही है और क्वेश्चन आया भी है। तो उनका एक रिकमेंडेशन था, उन्होंने कहा था हमें चाहिए डोमिनियन स्टेटस। लेकिन डोमिनियन स्टेटस हमारे कुछ युवा नेता थे कांग्रेस के, उनको ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा हम यहाँ तक आए हैं इतना संघर्ष करके और आप मांग रहे डोमिनियन स्टेटस, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज्य। तो उन्हीं में दो थे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने बनवाया था उसके बाद में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो उसी पे ना हम 2011 का क्वेश्चन करेंगे नेहरू रिपोर्ट पे। विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ फॉलोइंग वाज या वेर रिकमेंडेड बाय नेहरू रिपोर्ट। और हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की अब तक बात हुई नहीं है, तो ना नेहरू रिपोर्ट का ये रिकमेंडेशन भी नहीं था। हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। हमारा जो स्टेटमेंट 1 है ये ना रॉन्ग है। हम नीचे ऑप्शन देखते हैं, ये हट जाता है, सी हट जाता है एंड डी भी हट जाता है। हमें पूरा आंसर पता नहीं तब भी। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते। इन्होंने रिकमेंड किया था जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट आता है, ये भी सही है, जो कहता है प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर पीपल ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाता है। हो सके फिर से क्वेश्चन बन जाए। ये टॉपिक हमारा कवर होता है बिपिन चंद्रा की बुक में मॉडर्न इंडिया, जो आती है एनसीईआरटी ओल्ड की बुक। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। हम अभी देखेंगे 5 आइज। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब ना 5 मेंबर कंट्री एक जगह आई और उन्होंने डिसाइड किया हम ना एक दूसरे को इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, और वो 5 मेंबर ने बनाया 5 आइज। मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, क्या है 5 आइज। और हम देख रहे हैं कल से, मतलब आज से भारत में राइसिना डायलॉग हो रहा है, जिसको हर साल शुरू करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, साथ में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF। यहाँ से भी प्रीलिम की लाइन बन सकती है। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया में अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के, उसके अंडर में यूनियन गवर्नमेंट चाहती है साउथ इंडिया के स्टेट से, मतलब सभी स्टेट को, तमिलनाडु को भी आप आपके यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को सिखाए, और साउथ स्टेट तमिलनाडु स्पेशली इसको अपोज कर रहे हैं। हो सके यहाँ से सोसाइटी में क्वेश्चन बन जाए लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म का, और इस पे ना 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था।
क्या है न्यूज़, देखते हैं। लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था जिसका नाम था यूपी हिंदी साहित्य सम्मेलन। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था जो डेवलपमेंट है या जो इवोल्यूशन हो रहा है हमारे लॉ का, साथ ही हमारे लैंग्वेजेस का, ये ना ऑर्गेनिक है, मतलब कोई बाहर से इस पर थोप नहीं सकता। ये पीसफुली और ऑर्गेनिक तरह से ग्रो करेगा। तो जो इंडियन लैंग्वेज के लॉ आते हैं ये कोई रिजिड लॉ नहीं है, लेकिन ये ना सबको साथ लेके चलते हैं, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है हमें ना सिक्योर करना है इंडिया के लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म को। फिर हम देखते हैं जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट हो रही थी तब ने डिसाइड नहीं हो पा रहा था हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दे या ना दे। तब ना एक फॉर्मूला आया था जिसका नाम है मुंशी अयंगर फॉर्मूला। यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है ये फॉर्मूला क्या है। और इन्हीं के कहने पे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है आर्टिकल 343, जो डिक्लेयर करता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये ना ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगी यूनियन गवर्नमेंट की। और आर्टिकल 351 के अंडर में इम्पोज करता है एक ड्यूटी ऑन यूनियन गवर्नमेंट पे, आप ना प्रमोट कीजिए हिंदी लैंग्वेज को। यहाँ से भी एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है। फिर 1982 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक केस आया था जिसका नाम है सुनील KR। हमें पता है आर्टिकल 351 के अंडर में यूनियन गवर्नमेंट को ड्यूटी दी है अपना प्रमोट कीजिए हिंदी लैंग्वेज को, कि वो ऐसा लैंग्वेज बना दीजिए, वो डेवलप कीजिए जो ना हमारे कंपोजिट कल्चर को एक मीडियम में एक्सप्रेस कर पाए सारे एलिमेंट को। लेकिन ये राइट ना किसी भी सिटीजन पे आप ना थोप नहीं सकते, किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप नहीं कह सकते कि आप ना इस एजुकेशन को इस लैंग्वेज में दीजिए, पर्टिकुलर लैंग्वेज में। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है हम ना ये केस वहाँ पे कोड कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, उनकी स्क्रिप्ट अलग हो सकती है या फिर उनका कल्चर अलग हो सकता है। उनके पास ना फंडामेंटल राइट है अपनी लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को कंजर्व करने का। और ये राइट ना सबको मिलता है, आप चाहे मेजॉरिटी हो या फिर माइनॉरिटी हो। यहाँ से भी प्री का क्वेश्चन बन सकता है और एक सीधा मेंस का क्वेश्चन GS2 में बन सकता है आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 पे। और एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, केस का नाम है स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसमें कहा था फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 जो इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ प्राइमरी क्लास स्टूडेंट को भी, कि आपको किस लैंग्वेज में सीखना है। स्टेट ना इम्पोज नहीं कर सकता किसी भी स्टूडेंट को उसकी चॉइस के ऊपर। और एक केस के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इशू कहा था जो आता है 1924 के US के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जिसका नाम है पियर्स 1924। तब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक चाइल्ड इज नॉट अ मेयर क्रिएचर ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट लॉ बनेगा, स्टेट डिसाइड करेगा और बच्चा आगे पढ़ेगा, ये ना हो नहीं सकता। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।